हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। टोटल कितने फंक्शंस दिए गए? पहले तो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ आप कह सकते हो फंक्शन चैप्टर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है इसमें, डोमेन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज। तो सबसे पहले देखिएगा, कॉस इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x, ये चीज दिख रही है आपको, ये पहला फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। और उसके बाद ये कौन सा फंक्शन दिया है? ये दूसरा फंक्शन है। ठीक, इन दोनों फंक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट है? एक्स का इन्वॉल्वमेंट है। आपको एक बात पता है, क्या बात पता है? कि जो कॉस इनवर्स, मान लो अगर कॉस इनवर्स टी होता तो इस टी की जगह पे कौन सी वैल्यू आ सकती थी? कहां से कहां तक की वैल्यू आ सकती है? -1 से +1। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो वैल्यू होगी कौन सी? 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x, ये तुम्हारी 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। अब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। पहला काम ये करिए फटाफट। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 5 11 माइनस 3x -1, -1 को इधर बुला लो। 2x माइनस 1 11 माइनस 3x +1 मोर देन और इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 5 11 माइनस 3x अपॉन 11 माइनस 3x मोर देन और इक्वल्स टू 0। फटाफट 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा? -x, और यहां से 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा भैया? 6 +6 अपॉन, यहां से तुम अगर लोगे माइनस कॉमन ले लो, या -3x + 11 लिख दिया, मोर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहां से माइनस कॉमन लिया तो x -6 हुआ, यहां से -3 कॉमन हुआ तो x -11/3 हुआ। ये माइनस माइनस कैंसिल, x -6 अपॉन 11 x -11/3। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, बन जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। हो गया बेटा ध्रुव, ये हो जाएगी सॉल्व। यहां पे अगर पहली इनइक्वालिटी को मैं देखूं, वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 11/3 पहला रूट है, दूसरा रूट क्या है? 6। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? -∞ से 11/3 और 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, 6 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी पे आओ, अभी तो पहली खत्म हुई है। दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है सर? 2x माइनस 5 11 माइनस 3x, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो। 2x माइनस 5 11 माइनस 3x -1 <0। 2x माइनस 5 -11 + 3x अपॉन 11 माइनस 3x <0। थोड़ा हाथ तेज चलाएंगे, 3x + 2x क्या होगा? 5x। 11 माइनस 5 कितना होगा? -16 अपॉन 11 माइनस 3x < 0। यहां से आपने क्या करना है? x की वैल्यू लेनी है, मतलब आपने 5 कॉमन लिया तो x -16/5, और यहां से आपने -3 कॉमन लिया तो क्या आ गया? x -11/3। तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिल रही है यहां से? x -16/5 अपॉन x -11/3 मोर देन और इक्वल्स टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको टोटल मैथ्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं? 12 बहुत हो जाएंगे, 10 कर लिए तो बहुत है। तो ये करने लायक वाला क्वेश्चन है, लेंदी है पर छोड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, समझ रहे हो? अब इसके बाद यहां से अगर इसको आप इसको सॉल्व करते हो,
इनइक्वालिटीज की देखो भैया, 16/5 कितना होगा वैल्यू, लगभग 3.1 समथिंग। 11/3 कितना होगा वैल्यू, 3.6 समथिंग। तो ये 11/3 बड़ा है, और ये क्या है 16/5। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गई है आपकी 16 नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव है ना, माइनस इन्फिनिटी से 16/5 यूनियन क्या आ गया बेटा 11/3 से इन्फिनिटी। ठीक, अब आखिरी में इस वाले फंक्शन को देखेंगे। ये जो बात कह रहा है भैया वही बात हो गई, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। ये भी दो इनइक्वालिटी सॉल्व करवाएगा। 2x² माइनस 3x प्लस 1, दिस इज मोर देन -1। ये सॉल्व करिए, 2x² माइनस 3x प्लस 2। जी हाँ, देखिएगा सॉल्व करिए इसको। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या इससे, कितनी वैल्यू आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। भाई साहब नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो x की सारी वैल्यू अलाउड कर दी इसने, तो कुछ रखो, कोई टेंशन नहीं है। इस वाले पे आओ, 2x² माइनस 3x प्लस 1, 1 1 गया, 2x² माइनस 3x लेस देन और इक्वल्स टू 0। यहां से आपने x कॉमन ले लेना है, तो 2x माइनस 3, तो भैया मेरे x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। यहां पे इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया आपने 0 और 3/2। हेलो हेलो, नेगेटिव कहां से कहां तक है, सिर्फ इतने में। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 3/2। तो टोटल x की वैल्यूज कितनी मिल रही है बेटा, ये पहली वैल्यू मिली, ये दूसरी वैल्यू मिली, और ये तीसरी वैल्यू मिली। टोटल कितनी वैल्यूज मिली, 3 इंटरवल वैल्यूज, मतलब 3 कितने इंटरवल मिले, 3। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे अब, 3 इंटरवल मिले, क्या करेंगे आपको, इन तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो या सिर्फ इसकी हो, तीनों की बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें वो x चुन के लेके आना है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, इसको भी करे। तो हम ऐसे केस में क्या बोलेंगे, तीनों को हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो फाइनल कॉल ये होगी भाई, देखो अब इसका इंटरसेक्शन लेना है अपन को। तो तीनों के केस में नंबर लाइन जो बनाते थे वो बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये बोलता है भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 11/3। पहली चीज तो एक 11/3 करके जो चीज है वैल्यू है 11/3, और ये 6 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाला इंटरवल हुआ ओपन है ये, और 6 से ये वाला। दूसरा कलर कर लिया भैया। इसके लिए कहां से कहां तक जाना, माइनस इन्फिनिटी से 16/5। 16/5 लगभग क्या होगा, 11/3 के पास ही होगा ना, यहां कहीं होगा। 16/5 11/3 से जस्ट छोटा होगा। ये यहां तक आया, और 11/3 से दूसरा कहां जा रहा है भाई, इन्फिनिटी, ये यहां तक है। और ये कहां से कहां तक है, 0 से 3/2, 0 से 3/2। सबसे छोटा इंटरवल तो यही आ रहा है ना, 0 से 3/2, है ना। इसी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा।
तो फाइनल वैल्यू आपको इसमें जो देखने को मिल रही है इंटरसेक्शन, तो 0 से 3/2, तो अल्फा क्या हो गया तुम्हारा 0 के बराबर और बीटा क्या हो गया तुम्हारा 3/2। तुमको वैल्यू किसकी पूछी गई है? अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा क्या है 0, 2, बीटा क्या है 3/2। कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑप्शन है इसका ये, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़े। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इनइक्वालिटी से खत्म हो गया है क्वेश्चन। किससे खत्म हुआ है? इनइक्वालिटी से। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सर। टॉपिक बताइए किसका है, टॉपिक बताओ कौन सा है टॉपिक? एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द कर्व का टॉपिक है, ठीक है सर। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है सारे बच्चे कर लेंगे। सबसे पहले देखो कर्व कौन सा दिया हुआ है, कर्व कौन सा दिया पहचानो। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल्स टू 4। सर्कल है क्या? सर्कल कभी नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्कल के केस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम। तो सर्कल तो बिल्कुल नहीं है। आइए भाई साहब एक काम करिए, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? पहले इस 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 y² अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन दिख रही है पहचानो? किसकी इक्वेशन दिख रही है? एलिप्स। तो भाई साहब ये एलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कौन सा एलिप्स हो गया? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ध्रुव आ रहा समझ में बात? आइए जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। बेटा ये अपन ने बना दिया एलिप्स, ये ऐसा हो गया, ठीक। ए की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो दिस इज 2,0। बी की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर, ठीक है। ऐसे कर लिए, ठीक। ओके नाउ व्हाट, ये थोड़ा सरदर्द है, इसको पहचानने की कोशिश करना, प्लीज ध्यान से सुनना। y इक्वल्स टू मॉड x, इसका ग्राफ मालूम है क्या बनता है? वी शेप का आता है इसका ग्राफ, ऐसा आता है। पर मेरे बच्चों यहां पे ना खेल दिया अपने साथ उसने। y इक्वल्स टू x के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, बाहर किया है, ठीक। तो तुम एक काम करो, जब भी फंक्शन में प्लस और माइनस आता है, +1 और -1, फंक्शन बोल रहा हूं मैं, या इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, y + 1 इक्वल्स टू मॉड x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब भी y में +1 और -1 आता है, सुनो मेरी बात को, जब भी y में +1 या, ठीक है ना, तो अगर +1 आया है तो ग्राफ कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और अगर माइनस आएगा तो ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। उल्टी बात होती है भाई। तो कितना यूनिट नीचे जाएगा ये ग्राफ? 1 यूनिट। तो ये इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ? ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ये किसका ग्राफ होगा? y इक्वल्स टू मॉड x -1 का। समझे? अब इसका ग्राफ बनाओ, अगले वाले का ग्राफ बनाओ। y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x, इसका ग्राफ बनाया। पहली चीज तो y -1 किया, माइनस मॉड x। माइनस मॉड x का ग्राफ बनता बनाते उल्टा भी, ठीक है ना। अब -1 कर दिया तो कहां जाएगा ये? ऊपर। मतलब अगर मैं बोलूं माइनस मॉड x का ग्राफ क्या होता है? माइनस मॉड x का ग्राफ क्या होता है? माइनस मॉड x का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। y इक्वल्स टू माइनस मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा? उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर मैं यहीं पे -1 कर दूंगा तो ये ग्राफ कहां जाएगा? 1 यूनिट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा। समझ गए बात को? तो y में अगर माइनस हुआ तो ग्राफ अपवर्ड मूव करेगा, y में अगर प्लस हुआ तो ग्राफ, ठीक है। देखो यहां पे ग्राफ क्या हो गया? डाउनवर्ड आया, नीचे की तरफ आया, उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ गया, ठीक। ओके, तो ये 1 यूनिट ऊपर नीचे हो रहा था। कितने यूनिट ऊपर नीचे हो रहा है? 1 यूनिट।
तो भाई देखो ये लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है 1 ना, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। ठीक, और दूसरा वाला ग्राफ ये भी है ऐसा। ये एरिया, अब अपन ने बना दिया। क्वेश्चन को देखो भैया, क्वेश्चन क्या बोलता है, द रीजन ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स के अंदर का एरिया निकालना है, और आउटसाइड द रीजन ऑफ दिस ग्राफ। तो भैया मेरे बड़े ध्यान सुनना, इसका मैं कहानी बना दूं। ये वाला रीजन जो है ये इसके अंदर का है, ये शेडेड एरिया। बताओ मेरे को किसका एरिया निकालना है, बताओ। आउटसाइड वाला चाहिए, हरा वाला एरिया नहीं चाहिए मुझको, मेरे को हरा वाला एरिया नहीं चाहिए, मेरे को कौन वाला एरिया चाहिए, ये वाइट वाला एरिया चाहिए, ये वाइट वाला एरिया चाहिए मेरे को। बताओ वाइट वाला एरिया कैसे निकालें, तो एरिया ऑफ एलिप्स में से ये जो अंदर वाला एरिया इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, 2026 के क्वेश्चन है ये सब। तुमको 8-10 क्वेश्चन करने हैं बस, हो गया पहली फुर्सत में। पूरे हिंदुस्तान में किसी से गणित नहीं बन रही है। तो वाइट एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ इलिप्स माइनस ग्रीन एरिया। अभी ग्रीन एरिया की तरफ तुम जाओगे भाई मेरे, देखो ये क्या हो गया तुम्हारा 0, -1, ये लेंथ किसके बराबर हो गई भाई साहब, ये ऐसा, इसका एरिया निकाल लो कितना आ रहा है? कितना है, 2 यूनिट्स ना, हाँ सही है। देखो ये सिमेट्रिक कहला जाएगा, ये पूरा पूरा यहाँ भी 1, ये भी 1, 1 + 1 2, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे, सिमेट्रिक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1 इसका एरिया आएगा 1, इधर का भी एरिया आएगा, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। मतलब ये लेंथ क्या है 1, ये लेंथ क्या है 1, ये 1 + 1, 1 + 1 कितना होगा 2, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, कितना हुआ 1 + 1 2। तो इसका एरिया क्या बनेगा 1/2, 2 इंटू हाइट कितनी है 1 आया, तो इतना हिस्सा 1 आ गया, ये वाला हिस्सा भी क्या आएगा 1, 1 + 1 2। तो बस खत्म, एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो गया πAB - 2। पाई ए की वैल्यू किसके बराबर है रे 2, बी की वैल्यू किसके बराबर है 1 - 2, तो 2π - 2 ऑप्शन में है क्या, 2 कॉमन ले लो, π - 1, ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना भाई। अगला, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मतलब नंबर ऑफ, मैंने जब 12th में पढ़ाया भी था आप लोगों को, तो ये बात बोली थी, चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। आओ देखें, सबसे पहले मेरे पास सेट में एलिमेंट कितने दिए गए, देखो A = 2 दिया हुआ है मेरे को, कितना ABCD है ना, ABCD, इनसे मेरे को ऑर्डर पेयर बनाना है भाई साहब, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, उससे कितनी बनती थी ऑर्डर पेयर 36, इनसे कितनी बनेंगी, आइए बनाइए। जैसे कि पहली A के साथ बनी, फिर A की B के साथ बनी, फिर A की C के साथ बनी, और A की D के साथ बनी।
अगर फॉर्मूला पता है तो सीधे हो जाएगा, पर मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर बी पहले नंबर पे आया, बी ए, बी बी, बी सी और मेरे बच्चों बी डी आ गया। फिर इसी तरीके से सी आया मेरे बेटा, सी बी, फिर सी सी और सी डी आ गया बेटा। आखिरी में क्या है बेटा, डी ए, डी बी, मेरे बच्चों क्या आया, डी सी और आखिरी में क्या आया, डी डी। मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें डबलेट कितनी है, 4। आई बात समझ में? नॉन डबलेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नॉन डबलेट्स 6 और नीचे वाली भी 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 16। एग्री? आओ सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ, क्या बात कर रहे हैं अपन, बोथ रिफ्लेक्सिव भी और दोनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैं किसके पास गया, मैं रिफ्लेक्सिव की बात आपको जैसा बताया था, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के केस में जितने भी डबलेट्स हैं वो सारे के सारे रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। मतलब डबलेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारी डबलेट्स रिलेशन से बिलोंग करेंगी। तो अगर मैं पूछूं ए कॉमा ए रिलेशन में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ ए कॉमा ए तुम आओगे कि नहीं आओगे, बोले भैया हम तो आएंगे ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बी कॉमा बी भी आएगा, सी कॉमा सी भी आएगा, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनके पास ए कॉमा ए के पास कोई चॉइस है क्या, नहीं है। बी कॉमा बी के पास, सी कॉमा सी के पास, डी कॉमा डी के पास, किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसका आंसर देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। 1 × 1 × 1 × 1, ये क्या है, ए कॉमा ए के पास कितनी चॉइस है, 1। बी कॉमा बी के पास कितनी चॉइस है, 1। सी कॉमा सी के पास कितनी चॉइस है, 1। डी कॉमा डी के पास कितनी चॉइस है, 1। अब अभी सिर्फ अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, सिमेट्रिक की कोई बात नहीं होती, सिमेट्रिक की कोई बात नहीं होती, तब मैं क्या बोलता, ए कॉमा बी आ सकता है कि नहीं आ सकता, तुम क्या बोलते, आ सकता है और नहीं भी। तो ए कॉमा बी के लिए कितने बनते, 2 ऑप्शंस। फिर इस तरीके से जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबके पास कितनी चॉइस होती, 2। आई बस में, तो टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 12। तो आंसर क्या होता, मल्टीप्लाई 2 की पावर 12 हो जाता। परंतु यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बस नहीं, साथ ही साथ क्या पूछा गया है, सिमेट्रिक रिलेशन पूछा गया है। तो अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो गया है, शुभ ध्यान सुनना, अगर बेटा 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, अगर 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी रिलेशन में आएगा ही आएगा। अगर मियां जा रहे हैं तो बीवी भी जाएंगी इनकी, समझ गए बात को, फैमिली के साथ जाने का इसमें। तो यहां पे चूंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों पूछा गया है, तो 1 की पावर 4 किसके लिए आया, सारी डबलेट्स के लिए आया, इन्हीं ने इसको रिफ्लेक्सिव बनाया। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, ए कॉमा बी। तो अब ए कॉमा बी अगर आया, अगर तुमने बोला ए कॉमा बी के पास कितनी चॉइस है, तो मैं बोलूंगा 2 चॉइस है। ए कॉमा बी के पास कितनी चॉइस है, 2। और मैंने बोला ए कॉमा बी मान लो अगर रिलेशन में आ गया, तो बताओ बी कॉमा ए के पास कितनी चॉइस है, 1। तो बी कॉमा ए के पास कितनी चॉइस है, 1। तो इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में ना तुम ऊपर वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बस को काउंट करो, नीचे वाले अपने आप उसी के हिसाब से चलेंगे। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होगा, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में नहीं है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में नहीं होगा। तो यहां पे बनेगा 2,1 किसके लिए, सॉरी 2,1 ए कॉमा बी के लिए, ए कॉमा सी के लिए, इसी तरीके से कितने, 1 2 2 की पावर 6। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 64। ये फाइनल आंसर है, समझ गए। ये क्वेश्चन आया था, क्यों मिस कर दिया मुझे ये नहीं समझ में आया, मतलब नहीं होना चाहिए था ये मिस। अभी तक 3 क्वेश्चन हुए, बताओ मिस होना चाहिए था, मतलब 3 क्वेश्चन मिस हुए हैं और तीनों मिस होने लायक नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। आप देखेंगे, और मजे की बात क्या है, ये तीनों के क्वेश्चन देखो, आपके अंदर डर है ना, इसमें से 12th का कौन सा क्वेश्चन है, 12th का आईटीएफ की कहानी इसमें आ गई, चलो ठीक है, थोड़ा 12th ये लग गया, पर ज्यादातर तो 11वीं इसमें लग रही है। इसमें देखो क्या लग रहा है तुम्हारा,
एरिया अंडर द कर्व तो 12वीं, इसमें क्या लग गई तुम्हारी 12वीं, और 12वीं का बेसिक है ना, तो ऐसे क्लास के हिसाब से भी क्लासिफाई करते जाओ, और बेसिक टॉपिक लग रहा है, कसम से कुछ नहीं लग रहा है। तो चाहे बिट्स पिलानी हो, चाहे आपका सीयूटी हो, सबके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ में? यही करके जाइए, बस हो गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बट कठिन नहीं है, बुद्धि का उपयोग करना है। डायग्राम बना लिए तो गेम हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट अ पॉइंट ए लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन। चलो भैया पैरेलल लाइन बनाओ पहले। ये पैरेलल लाइन बना दी मैंने, क्या नाम है इसका? ये दो पैरेलल लाइन बनाई मैंने, ठीक है, इसका नाम है L1, इसका नाम है L2। ठीक, देखना अब थोड़ा सा डायग्राम इसका बनाना भाई साहब। एक पॉइंट है ए, मान लो ये है वो पॉइंट, ये है पॉइंट ए, लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम L1, पहली वाली लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया इसका, बोलो 6 यूनिट, और दूसरी वाली लाइन से कितना डिस्टेंस दिया गया है 3 यूनिट। तो दोनों लाइनों के बीच की दूरी कितनी है पगलों? दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी है? 9 यूनिट। ये बात कैच कर ली अपन ने, है ना? ओके, अब बोल क्या रहा है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है भाई साहब, और बी और सी जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा है? L1 पे और L2 पे। तो भाई देख, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। अब मस्त ट्राइंगल बना दे भाई तू, ये ट्राइंगल बनाओ। ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। देखो कितना लल्लू पंजू क्वेश्चन है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना है, एरिया निकालना है ना इसका, है जी, एरिया निकालना है इसका। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम है? 9वीं कक्षा में पढ़ा था, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यानी कि मेरे लाल तुमको साइड मिल जाएगी, कहां मिल जाएगा? साइड मतलब क्या? AC। साइड मतलब क्या? AC, AB और BC। तो सबसे पहले मैं एक बात बोल रहा हूं, ये एंगल 60 डिग्री है, बोलो हाँ, ठीक है। और अगर मेरी बात तुम समझ पा रहे हो तो एक बार में पूरा गेम समझ में आएगा तुमको। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। अब तुम मस्त तरीके से देखो, ये आपको एक बेहतरीन सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया कि नहीं मिल गया? नाम दे दो इसको 1-2 मिनट के लिए। तो इन ट्रायंगल ACM, अच्छा ट्रायंगल ACM में मेरी लालच किससे है? लालच क्या है मेरी, बताओ? ACM में लालच क्या है? AC क्या है? लालच AC क्यों? क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या है? साइड। अच्छा, मेरे को इस ट्रायंगल में क्या पता है? इस ट्रायंगल में क्या पता है? AM क्या है? परपेंडिकुलर। AM क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या लूंगा मैं? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बोल हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है भैया? 3, और हाइपोटेनस क्या है मेरे लाल? AC मतलब ट्रायंगल की साइड। मान लो 2 मिनट के लिए मैं अगर साइड को क्या मान लू? X मान लू। क्या? X मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? X। ये X हो गया। 2 मिनट के लिए ऐसा होल्ड कर लिया। अब ब्रॉडर वे में देखो, ये एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल क्या बन रहा है? 60 प्लस थीटा। तो साइन 60 प्लस थीटा मालूम है क्या होता है? बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता। साइन A प्लस बी पता है? साइन A प्लस बी पता है? साइन 60 प्लस थीटा नहीं पता है, पर साइन A प्लस बी पता है। लगा ना? कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो बच्चों, आपको सब पता है। बस यहां से कॉस थीटा और निकाल लो, काम बन जाएगा। साइन थीटा पता ही चल गया है, कॉस थीटा कितना आएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आएगा? पाइथागोरस लगा लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x² - 9, यही आएगा ना?
कॉस थीटा, जल्दी। कॉस थीटा होगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करो, साइन 60 कितना होता है, √3/2। जल्दी वैल्यू बताओ। कॉस थीटा 1 माइनस 9, साइन थीटा 3 अपॉन एक्स, एक्स चाहिए आपको, कॉस 30 1/2। ओ भाई साहब हो गया, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। सर साइन 60 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे? नाउ वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, एग्जाम प्रेशर में बिल्कुल क्लिक नहीं करने वाला। अब मेरे बच्चों जल्दी से देखो, सुनो, 60 प्लस थीटा के साथ कोई भी राइट एंगल बन रहा है क्या? 60 प्लस थीटा जिसका इंटीरियर एंगल हो, ऐसा कोई राइट एंगल बन रहा है क्या? बन नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा बाई कंस्ट्रक्शन। तो अपन ने क्या किया, पॉइंट बी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये। अब ट्रायंगल देखेंगे सीबीएन, इन ट्रायंगल सी बी एन। अब देखो इसमें एंगल 60 प्लस थीटा है कि नहीं है? तो क्या बनेगा आपका, साइन 60 प्लस थीटा क्या आएगा? ये शुभ बता जल्दी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की लेंथ इसलिए उसने बताई थी, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9। और हाइपोटेनस क्या आएगा, x, तो 9 अपॉन एक्स, खत्म। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है ब्रदर, x की वैल्यू निकालनी है। √3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट अपॉन एक्स, 3/2x। तो अगर आप x को कॉमन निकालेंगे तो x तो कैंसिल हो गया सर, √3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3/2, 2 को कॉमन निकालिए, सॉल्व करिए, तो 2 9 18 आ गया यहां से, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3, सॉल्व करिए, वैल्यू बताइए जल्दी से, 15, ये कितना आ गया 15, ये √3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 15 का स्क्वायर 225, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 कितना आ रहा है वैल्यू, 5। तो 15 इंटू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9, कितनी वैल्यू आ रही बेटा, 15 प्लस 5 75, 75 प्लस 9 एक्स स्क्वायर 84। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 84 के बराबर आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 84। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बताओ, √3/4 साइड का स्क्वायर कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर कितना होगा बेटा, साइड का स्क्वायर 84, कैंसिल करो, (21√3) आंसर। कैसा क्वेश्चन है, कौन सी गणित लगी है? अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन किए हैं। आपने क्रिकेट में स्लोअर बॉल देखी है, खतरनाक कब होती है, जब उसे बुमराह फेंकता है। क्यों फेंकता है बताओ, क्योंकि पूरी दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बुमराह कैसी गेंद फेंकेगा, यार्कर ही डालेगा,
पैर में गिराएगा गेंद। पूरे दुनिया के बल्लेबाज यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। तो आप क्या सोच रहे हो कि बुमराह, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा? बहुत फाड़ू, स्लोअर बॉल है। 10वीं कक्षा की ट्रिग्नोमेट्री लग गई, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल कह के उसने तुमको बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, ट्रिग्नोमेट्री 11वीं कक्षा का पहला फॉर्मूला। तो होशियार होना है, समझ गए? कठिन नहीं आएगा पेपर, जिंदा रहना दिमाग से। सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक आया अब आपका सबसे फेमस वेक्टर। देखा क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिएगा, ए वेक्टर दिया है तुमको, बी वेक्टर दिया है तुमको, और सी वेक्टर नहीं दिया है तुमको। दिया है क्या? नहीं। तो सबसे पहले सी वेक्टर को कुछ मान लो। क्या मान लें? अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप। समझ गए? अननोन वेक्टर है ना ये, तुमको सी वेक्टर ही चाहिए मोटे मोटे तौर पे, तभी कहानी बनेगी। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए क्रॉस सी बराबर किसके है? बी वेक्टर के। तो अब ए क्रॉस सी कैसे निकालोगे बताओ? आई कैप, जे कैप, के कैप, याद है क्रॉस निकाल देते। ए वेक्टर क्या है तुम्हारा? -1 2 और 2, तो -1 2 और 2। और ये तुम्हारा सी वेक्टर क्या है भैया? अल्फा, बीटा और गामा। सॉल्व करो, ए क्रॉस सी निकालो। लेंदी है पर पेपर में बनने लायक क्वेश्चन है, कसम से बोलता हूं, लेंदी है, पेपर में बनने लायक क्वेश्चन है। बट आई कैप छोड़ा, 2 2 बीटा गामा, फिर उसके बाद क्या है? माइनस जे कैप, तो -1 2 अल्फा गामा, प्लस इसके बाद क्या है आपका? के कैप। ये किसके बराबर बनेगा? -1 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, ओके। अब सॉल्व करो इसको, ए क्रॉस सी निकालो। निकला 2 गामा -2 बीटा माइनस गामा -2 अल्फा माइनस बीटा -2 अल्फा। ये है ए क्रॉस सी। और ए क्रॉस सी किसके बराबर है? चुप, बी वेक्टर के। और बी वेक्टर तुम्हारा क्या दिया है? ये किसके बराबर है? बी वेक्टर के बराबर है। बी वेक्टर तुम्हारा दिया गया है 8i + 7j -3 के। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसके कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहां से देखो, आई कैप के आगे क्या लिखा है? 8, और यहां पे क्या लिखा है? 2 गामा -2 बीटा। ये किसके बराबर है? 8।
2 कॉमन ले लो, गामा माइनस बीटा 8, ये क्या आ गया 4। तो गामा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया मेरे बच्चों, 4 के बराबर। उसके बाद यहां पे देखो, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गामा प्लस 2 अल्फा, यहां पे क्या आएगा 7, इसको अपन ने लिया। और आखिरी में के कैप के कॉमन, के कैप का कोफिशिएंट क्या है, माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा, ये बराबर हो गया -3, तो बीटा प्लस 2 अल्फा बराबर क्या आ गया 3। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, आखिरी में जो सबसे खास, सी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 4 दिया गया है। बहुत आसान है, अब खत्म हो जाएगा यहां से क्वेश्चन। सी वेक्टर क्या था, अल्फा आई बीटा जे गामा के। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है, आई प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट करते बनता है कि नहीं बनता है, आई कैप आई 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। बस खत्म मेरे भाई। इस वैल्यू को उठा के इसमें रखो, अल्फा बीटा निकालो, अल्फा की वैल्यू चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, और गामा की वैल्यू चाहिए। निकालो जल्दी से, फटाफट करें, आगे बढ़ें। देखो, बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 अल्फा, और यहां से गामा को क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 2 अल्फा। पुटअप कर दो, अल्फा तो अल्फा ही रहने दो, बीटा की जगह क्या लिख दो बताओ, 3 माइनस 2 अल्फा, और गामा की जगह क्या लिख दो, 7 माइनस 2 अल्फा बराबर 4। अल्फा, अच्छा ये 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, -4 -3 अल्फा प्लस 10, ये 4 माइनस 10 कितना आया बच्चों, कैंसिल किया 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आई। जिस बच्चे को अल्फा मिल गया बताओ, उसको बीटा और गामा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हैं? तो बीटा कितना आया, 3 माइनस 4 बोले तो -1, गामा कितना बच्चों, 7 माइनस 2 अल्फा, अल्फा कितना था 2, तो 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। तो फाइनली 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 अपने पास आंसर आ गया है। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर पहले अलग से लिख तो लो, क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो गामा की वैल्यू क्या है 3, खत्म। तो ए वेक्टर कितना था भैया, ए वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या है आपका ए वेक्टर। और बेटा सी वेक्टर क्या है बताओ, 2i माइनस जे प्लस 3k, जोड़ो इसको, माइनस आई, ये आ गया सिर्फ आई, 2j माइनस जे प्लस जे, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5k, ये आ गया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ट्रिपल एस कर दो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 25, तो √27 ऑप्शन में है क्या, नो नो नो, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर भी है ना, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका स्क्वायर चाहिए अपन को, तो ये आ गया 27, दैट्स इट। बढ़िया क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन करने। अभी तक कौन सा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है औकात से बाहर का क्वेश्चन है, समझ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुमको मैथ्स को कम से कम 1.5 घंटा 1.25 घंटा देना पड़ेगा, समय नहीं दोगे तो मैथ्स कहां से बनेगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टॉपिक कौन सा है,
जीपी का बेहतरीन सा क्वेश्चन, जीपी का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको निपटाएंगे अपन ट्रिक से। किससे निपटाएंगे? कोशिश करेंगे ट्रिक से निपटाएं, देखते हैं। पहले फंसेंगे फिर ट्रिक से निपटाएंगे। आओ देखें, A2 A3 और A4 किसके बराबर दिया गया है? 64। जीपी है ना, तो A है, A1 क्या है तुम्हारा? A के बराबर है। A2 क्या कहलाएगा तुम्हारा? AR। A2 क्या कहलाएगा तुम्हारा? A इंटू आर। ये क्या कहलाएगा? AR स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा? AR की पावर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? A कितने आ गए? 3, और R कितने आ गए? 6। इसको क्या लिख सकता हूं? AR स्क्वायर होल पावर क्या आ गया? 3। 64 किसी का क्यूब है? 4 का है, तो मैं AR स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 64 का क्यूब रूट क्या बनेगा? 4। AR स्क्वायर क्या है? कौन से नंबर का टर्म है AR स्क्वायर? थर्ड टर्म है ना? थर्ड टर्म है कि नहीं है? तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? A3 मिल गया मेरे को सर। सुनो सर जी, A3 मिल गया सर, A3 मिल गया सर। ओके। अच्छा तुम एक चीज बताओ, जीपी में कौन सी दो चीजें चाहिए? A और R, इतने की औकात है, बस हो गया, बाकी सब खत्म है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है देखो, पहली क्वेश्चन से मैंने थर्ड टर्म निकाल लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है देखो, तुमको दिया गया A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल्स टू 813/7। अगर A1 को A लिया, A3 को AR स्क्वायर लिया, और इसको मैंने क्या लिया? AR की पावर 4। कुछ कर पाएंगे अपन? दो अननोन है। एक छोटी चीज पूछूं, सुनना, बहुत ध्यान सुनना प्लीज सारे बच्चे। 2 4 8 16 32 ये जीपी में है कि नहीं है? ठीक है, तो तो क्या 2 8 32 जीपी में होंगे? देख लो पहले, आराम से देखो। इसमें कॉमन रेशियो कितना है? पर यहां पे कॉमन रेशियो अलग हो गया, 4 हो गया। जीपी में तो भी रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? बस, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई तुम मेरे को सिर्फ इतना बताओ, A1 A3 और A5 जीपी में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? A1 A2 A3 तो जीपी में है, पर मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है, A1 A3 और A5 जीपी में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ओके। जब 3 नंबर जीपी में होते हैं, जब कभी 3 नंबर जीपी में होते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? A/R AR A इंटू आर स्क्वायर। नहीं होता? सोरो A/R A और AR, ये होता है तरीका 3 नंबर जीपी में जब होते हैं। हाँ है ना? पकड़ में आ गई बात? ओके। आओ बताओ, अब A1 A3 और A5 ये जीपी में है, ठीक? इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये बीच वाला टर्म है ना, तुमको पता है थर्ड टर्म किसके बराबर दिखा?
A3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। A3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो A2 किसके बराबर होगा? A1 किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर आ जाएगा? 4/r² के बराबर। और ये किसके बराबर आएगा? 4 × r² के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, A1 को मैं क्या लिखने वाला हूं? 4/r²। A3 तो 4 के बराबर ही है, और A5 क्या है? 4 × r² बराबर 813/7। 4 कॉमन ले लो, 1/r², r² 1, 813, 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28। एक मिनट और रुकना, 1/r² प्लस r², 813/28 -1 कितना होगा बेटा? 813 में 28 माइनस कर दो। 1/r² प्लस r² कितना होगा? कितना आ रही वैल्यू? सेवन 8 5। सोच के बोलना। 813 785 बाय, ओके। ट्वेंटी एट का स्क्वायर कितना होता है? यही ट्रिक है इसमें, बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है क्या? है ना? आओ देखें, अब जुगाड़ देखो। यहां से क्वेश्चन कैसे कैलकुलेशन देखो। एक तरीका क्या है, एलसीएम लो, बाई क्वाड्रेटिक बनाओ, r² की वैल्यू निकालो और बैंड बजवा लो। ठीक है, अब इसमें जो ट्रिक काम कर रही है देखो, सबसे पहले क्या कर रही है, r² को कैपिटल R मान लिया, या कुछ और मान लो, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/r प्लस r। 785 को मैं क्या लिख सकता हूं? 784 प्लस 1/28 लिख सकते हैं। 784 यानी कि 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर यानी 28 × 28 प्लस 1, सेपरेट कर दो, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 28 प्लस 1/28। ये क्या बन गया तुम्हारा? r प्लस 1/r। कंपेयर कर लो दोनों को, करो कंपेयर। r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो r² क्या होगा? ठीक, तो r बोले तो प्लस माइनस, है ना, 7 × 4। तो r कितना आ गया मेरे बेटा? प्लस माइनस 2√7। ये कैसी जीपी है? इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। तो माइनस वाले को नहीं लेना है। समझ गए बाबू? आर आ गया तुम्हारे पास कि नहीं आया? ठीक, अब AR² बराबर क्या था? 4 था ना। थर्ड टर्म तुमको मालूम था कि नहीं मालूम था? देखो, AR² तुम्हारा किसके बराबर दिया गया? भाई 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 भाई, AR² तो 4 के बराबर दिया हुआ है, और R² तुमको मालूम है 28 है। तो बताओ मेरे को A कितना है? A कितना है? 1/7। तो अब बताओ कौन बच्चा नहीं निकाल पा रहा है?
ए पता है जिस बच्चे को, कॉमन रेशियो पता है जिस बच्चे को, क्या वो A1 A3 प्लस A5 प्लस A7 नहीं निकाल पाएगा? बताओ, नहीं निकाल पाओगे तुम लोग? A3 A5 और A7 का सम, A3 तो तुमको मालूम ही है किसके बराबर है, 4। A5 मतलब A इंटू आर की पावर 4, A इंटू आर की पावर 6। A4 क्या है, A मतलब 1/7। R क्या है, R की पावर 4, 28 का स्क्वायर 1/7, 28 28 28। सॉल्व करो भैया, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 4 इंटू 28, 4 इंटू 784। बताओ सम करके वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो बता ही लोगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फंस जाता, पेपर में फंस जाता है ये क्वेश्चन तुम लोग से। सिंपल था बट फंस जाता। आओ देखें, आगे बढ़े। ये रहा बेहतरीन सा क्वेश्चन, पढ़ लो पहले। क्या कह रहा है, C वेक्टर एंड D वेक्टर B वेक्टर सच दैट, पौरुष C वेक्टर प्लस D वेक्टर आपको क्या दिया बेटा, √29। जो सबसे बेहतरीन चीज है इसमें पता है क्या है, देखो ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीजें? एग्जाम प्रेशर में दिखेगी नहीं आपको, जिसको अंडरलाइन किया मैंने। सेम है कि अलग अलग है? सेम ना मेरे भाई, कितना बड़ा मूर्ख बनाया है, देखना अपन को मजा खेल गया है। मैंने ना इस वेक्टर को 2 मिनट के लिए मान लो बी तो इन्वॉल्व नहीं है ना इसमें कहीं, बी वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया इसको, बी वेक्टर। ये भी बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना? इन्वॉल्व तो नहीं कहांगे, नहीं है इन्वॉल्व। चलो तो आओ देखें, आप अगर सिर्फ इसको ध्यान दोगे इस पूरे को, तो मेरे को क्या दिख रहा है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने इसको बी वेक्टर मान लिया है, और ये क्या लिखा है, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बस सामने देखना, कॉपी वॉपी तो करनी नहीं है, सुनना है बस। अब इस पूरे को अगर मैं LHS में लेके आ जाऊं, तो C क्रॉस B माइनस B क्रॉस D, 0 नल वेक्टर। आप इसको अगर ऐसे लिख पा रहे हैं, C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू 0, 0 यानी नल वेक्टर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं C वेक्टर प्लस D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर नल वेक्टर। तो मेरे बच्चे मेरे को बताएंगे कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर हैं। तो C वेक्टर प्लस D वेक्टर, सुनना मेरे भाई, ये किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। आपको इस बात से एग्री होना पड़ेगा सर, कोलिनियर वेक्टर है ना सर। ये इस क्वेश्चन का वो था, ब्रह्मास्त्र, रहस्य, जो भी कह सकते हो एग्जाम प्रेशर में। पर कितना इजी था मैं ये कहूंगा, बट रहस्य था, अच्छा था। ये पूरा स्टेप बहुत ही धांसू है उस पूरे क्वेश्चन का, हिडन था, निकालना था। मतलब उसने कह रहा रायता फैला दिया है, उससे तुमको निकालना है अपने काम की चीज। क्या निकालना था,
सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। समझ गए बात को? अच्छा, दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सी वेक्टर, अब जो बात बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी वेक्टर और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? √29। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? लैम्डा की वैल्यू चाहिए। बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। बी वेक्टर तो अपन को पता ही है ना, और आपको देख के ताज्जुब होगा ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2i, सॉरी आई लिख दिया, सॉरी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। मेरे बच्चों बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? किसके बराबर आ रही है बेटा? किसके बराबर आ रही है? √29। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है। तो बच्चों मेरे, जैसी तुमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाया, तो बेटा देखो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √29, लैम्डा √29। सॉल्व हुआ तो लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आ गई? बताओ क्या आ गई? बताओ क्या आ गई? +-1, +-1 हो सकता। देखो मैग्नीट्यूड ऐसा भी तो हो सकता है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, वो लीनियर तो भी हो सकता है, इसलिए +-1 ये आ गया। गेम समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब दूसरा रहस्य इस क्वेश्चन का ये रहा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बेटा मेरी मदद करो यार, तुम लोग कर सकते हो मेरी मदद। तुम बताओ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर नहीं लिख सकता? बस खत्म कर दिया तुमने क्वेश्चन यार, कुछ नहीं बचा। तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है -7i + 2j + 3k, ये कितना होगा? बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, सॉरी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्या दिया हुआ है? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, कितनी वैल्यू आएगी? लैम्डा तो +-1 आया ना, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना है तुम्हारा? 2i कितनी वैल्यू आ रही है बेटे? लैम्डा 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, कितनी वैल्यू आ रही है? साइन सेम है, -7 है यार, ये -7 है भाई, लफड़ा करवाओगे क्या? -14, कितनी वैल्यू आ रही है? 4 लैम्डा, क्या आ रही है? 4 लैम्डा। और लैम्डा की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2, +1 या -1। ठीक, तो अगर मेरे बच्चों लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी +1 है, सुनना ध्यान से, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 4, और लैम्डा की वैल्यू अगर -1 है तो ये क्या आएगा? -4। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, इस पूरे की वैल्यू या तो 4 आएगी या तो
-4 आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे? ये 4 लैम्डा आया, वैल्यू के अंदर वैल्यू छुपी हुई है, तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। पर लैम्डा देखो, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आई? 4 लैम्डा। लैम्डा क्या है? तो अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 रखोगे तो क्या आएगा? -4। तो इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर आई? 4 या -4। ठीक, समझ गए बात को? अब टेंशन नहीं लेना है, अब खेलना है यहां पे, इस पूरे पे। ये एक इक्वेशन दी गई है ध्रुव, ये एक इक्वेशन दी गई है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल को कर रही है। देख रहे हो, ये डसने वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिसको बच्चे छोड़ देना चाहिए, इसमें नहीं जूझना चाहिए भाई, जब औकात से बाहर हो रहा है ना अभी भाई साहब। पर फिर भी बहुत आसान है, यहां भी आसान है मेरे भाई। सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में मेरे बच्चों को 2 बातें याद है कि सर्कल बनता कब है। कब बनता है बेटा, याद है? 2 डिग्री इक्वेशन मालूम है कि नहीं मालूम बच्चों को? बताओ, मैं आपको जल्दी रिमाइंड कराता हूं, जल्दी रिमाइंड कराता हूं बच्चों। आप टेंशन 1% नहीं लेना, बैठा हूं मैं आपके लिए। ये देखो, देखो, अरे जैसे कि मान लो ax² by² 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड 2 डिग्री इक्वेशन। जितने भी कोनिक बनते हैं वो सब इस इक्वेशन को ही फॉलो करते हैं, उन सबके लिए भगवान है, कुल देवता यही है, ठीक है ना? अब सर्कल के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है कि x² और y² के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम। सर्कल बनेगा कब? जब a और b आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे बच्चों सर्कल बनने की? कि सर्कल के केस में xy वाला टर्म मौजूद नहीं होता है। अबे xy वाला टर्म मौजूद नहीं है ध्रुव, तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे बेटा? h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये 2 कंडीशन तुमको सेट करनी है, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। देखो, x² और y², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बताओ? कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y²। खेलो मेरे साथ, ये आया k² और यहां पे क्या है मेरे बेटा? 3k प्लस λ2 अपॉन 2। λ1 और λ2 थे क्या? इसकी पॉसिबल वैल्यूज, तो ये तुम्हारा λ1 है और ये तुम्हारा λ2 है। बस पुटअप करो, सॉल्व करो, खेल जाओ के की वैल्यू के साथ। k² 3k, λ2 क्या है मेरे भाई? -4 सर, -4 भैया। k² 3k -2, तो k² -3k + 2, ये क्वाड्रेटिक बन गई, के की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद लेंदी है पर मैथ्स है, यही तो ब्यूटी है मैथ्स की, मौत के बाद भी साथ देती है, ध्यान से। अब उसके बाद एक्स वाई वाला टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए सर। एक्स वाई वाला टर्म कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बउआ 0 के बराबर होना चाहिए। अबे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ये क्या है भाई साहब? माइनस साइन के साथ है क्या? देखो एक मिनट, प्लस साइन के साथ, ओके। k² -5k और सर λ1 है, λ1 तो 4 के बराबर है सर, +4। अरे भाई साहब, दोनों के मिडिल टर्म स्प्लिट करो बउआ, तो k² -4k -k, k कॉमन, k -4 -1 k -4, k का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 4। k का वैल्यू कितना है रे? 4 चौक 4 आई और 1 आई। यहां से k की वैल्यू निकालो, इस वाले से k की वैल्यू निकालो। k² -2k -k + 2, तो k कॉमन, k -2 भाई, k की वैल्यू 1 आई और 2 आई, तो k की वैल्यू 1 और 2,
बताओ आंसर क्या आएगा, दोनों में कॉमन आंसर क्या है? इसके हिसाब से k क्या आ रहा है? 4 और 1। इसके हिसाब से k की वैल्यू क्या आ रही है? 1 और 2। दोनों में कॉमन क्या है? आंसर क्या हो गया? है ना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आया था करने में मेरे को भी। हाँ जी, आगे बढ़े। ये आया बेहतरीन, अपन सबका फेवरेट कौन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो सर। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई तो dy बाई डी एक्स ये माइनस वाई देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पी और क्यू पहचानो, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों साइड। आ गया बउआ? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसा बनता है कि नहीं बनता? पी फॉर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या है? ये पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सर। क्या निकालो सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालो सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुआ कैसे निकलता है? e की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, p फॉर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कितना है? e की पावर टेन इनवर्स x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अभी फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद? एलडी का फॉर्मूला याद है? y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला अप्लाई करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। q का वैल्यू क्या है भाई साहब? टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई साहब? e की पावर टेन इनवर्स x। सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन हो गया तो भैया 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 भैया। चलो कोई बात नहीं। इधर इधर देखो, टेन इनवर्स एक्स को अगर आपने टी माना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाना है। तो y e की पावर टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x तो तुम्हारा t है, e की पावर t dt। खत्म। आइलेट लगा दो, आइलेट याद है?
आइलेट लगाओ, प्रभु के गुण गाओ। टी को छोड़ा, ई की पावर टी को इंटीग्रेट किया, ई की पावर टी माइनस टी को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट किया 1, ई की पावर टी इंटीग्रेट फिर से किया तो टी इंटू ई की पावर टी, ई की पावर टी, ई की पावर टी बाहर, टी माइनस 1 प्लस सी ई की पावर tan इनवर्स x, ये ऐसा आया। ई की पावर tan इनवर्स x बराबर क्या आया, t फॉर tan इनवर्स x, ई की पावर tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। अब एक क्यों था ई की पावर, हाँ ई की पावर टी, ये बीच में माइनस है बेटा, हाँ ना, तो ई की पावर टी बाहर आया तो, ओ सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ई की पावर टी, टी माइनस 1, देखेंगे अभी, y ई की पावर tan इनवर्स x, ई की पावर tan इनवर्स x, t माइनस मतलब tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, ये आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले x की जगह पे 0 पुटअप करना और y की जगह पे 1, y की जगह 1, x की जगह 0, बताओ c की वैल्यू क्या है। tan इनवर्स 0 कितना होता है रे, 0, तो e की पावर 0 क्या होगा 1, तो ये 1 आया, 1 बराबर tan इनवर्स 0 तो 0 ही है, ये माइनस 1 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना है बाबू 2 के बराबर, सी किसके बराबर आ गया 2, खत्म खेल, अंताक्षरी। आहा, अब देखो जरा गुलाबी फॉर्म, y, ये था आपका जनरल फॉर्म, ये tan इनवर्स x बराबर e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस 1 और c की जगह पे 2 है। अब ये क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बोलो बेटा, y की वैल्यू, जब x किसके बराबर है 1, तो तू x की जगह 1 बस पुटअप कर, बाकी टेंशन ना ले, y tan इनवर्स 1, e tan इनवर्स 1, ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2, तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर होगा 45 डिग्री पाई बाय 4, y अपॉन पाई बाय सॉरी y इंटू पाई बाय 4, ये क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस 1, है ई की पावर पाई बाय 4 हो गई, छूट गया मेरे से यार, tan इनवर्स 1 ही बन गया तो,
ये अब इसको सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालना है। y बराबर π/4 -1 प्लस 2 अपॉन ई की पावर π/4। सॉल्व करो भाई साहब। π/4 -1 दिख रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए यही है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। आया तो आंसर आया। ये क्वेश्चन किसका है? टॉपिक कौन सा है? इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को भी कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन? एक्स बढ़ाते जाओगे तो वाई भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। टोटल कितने सेट दिए गए हैं? 2 सेट हैं। पहले सेट में क्या नंबर दिए गए? 1 2 3 4 5 6 7, नो 7 सर। और दूसरे सेट में कौन कौन से नंबर दिए गए हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सामने देखना बउआ। देखो एक बात जो है इस क्वेश्चन की जान है, जिसे हम कहते हैं जान है, वो क्या है? वो ये बात है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि F1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, F2 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, F3 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट, नो डबलेट्स आर अलाउड। ऐसे नहीं कि 1 1 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, 2 2, वो केस ही नहीं है भाई साहब, तो इसको हटा दो। इसका मतलब मेरा छोटा सा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? क्या है? तो अगर मैं x की जगह 1 पुटअप किया तो y की जगह 1 मिलेगा क्या मेरे को? हेलो, ये तो कभी नहीं मिलेगा। पर जब मैं x की जगह 2 पुटअप किया तो y की जगह 1 मिलेगा क्या मेरे को? सोच के बोलना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ गए बात को? तो कैसे करेंगे भाई साहब? क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लीजिए। इसको 2 तरीके से निपटा सकते हैं अपन लोग। कितने तरीके से इसको निपटा सकते हैं? 2 तरीके से निपटा सकते हैं। मैंने भी इसको कितने तरीके से किया था? 2 तरीके से किया था। बढ़िया बेहतरीन 2 तरीके। सुनना ध्यान से। देखो पहली बात, F1 की जगह 1 तो हो ही नहीं सकता। ये होगा क्या? नहीं। आओ अब सबसे पहले मैंने केस बनाया है इसमें, केस 1। केस 1 मैंने क्या बनाया? मैंने बोला कि गुरु F1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये तो अब जो F2 होगा वो 1 तो आ नहीं सकता। आ सकता है क्या? सुन रहे हो? F1 अगर 2 के बराबर है और फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, F1 तुम्हारा 2 के बराबर है तो F2 क्या 1 के बराबर आ सकता है क्या? X बढ़ रहा तो Y भी, यानी कि ये बात सुनिश्चित है कि F2 जो होगा वो तुम्हारा इनमें से कहीं आएगा। आए ना? ठीक है ना जी? तो पहला बात क्या देखो, केस 1 लिया कि अगर F1 2 के बराबर है
और आपके पास टोटल कितने नंबर यहां पे बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5। कितने बचे? 5। यहां पे कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से जो पहली चीज देखने को मिल रही है केस 1, इसका उत्तर क्या आएगा पुत्र? 7 में से कोई भी 5। हाँ है ना? ठीक है ना? 7 में से कोई भी 5। केस 2 क्या हो गया? केस 2 आपको क्या बोलता है भाई साहब कि मान लो F1 की वैल्यू 3 के बराबर है। अब F1 की वैल्यू मान लीजिए सर किसके बराबर आ गई? F1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर आ गई। तो अब आपके पास कितनी चॉइस बची? 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने? 5। तो क्या बनेगा भैया? 6C5। देख रहे हैं? और मान लीजिए आखिरी वाला केस है केस 3, F1 की वैल्यू 4 के बराबर है। अगर F1 की वैल्यू 4 के बराबर आ गई, ये तो तीनों रेस से बाहरी हो गए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5, और 5 ही लेने वहां से पूछे हुए। तो 5C5, इन सबको ऐड करो। 7C5 प्लस 6C5 प्लस 5C5 बनेगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन इंटू ये प्लस 1 आ गया। और तो 7 इंटू 6 अपॉन 2, 6 अपॉन कुछ नहीं, सिर्फ 6। ये कितना आया बेटा? तो 21 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ गया? ऑप्शन में है 28। ठीक है? ठीक। है दूसरा मेथड और आसान है। उसने सीधे फोकस किसमें किया? बोले ये तो कभी आएगा नहीं 1। नंबर कितने बचे? 1 2 3 4 8। यहां कितने हैं? 6। 1 1 कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसने इसको तुरंत हटा दिया। सीधे लिख दो इसका आंसर क्या आ रहा है सर? टोटल 8 एलिमेंट यहां अवेलेबल है और यहां से कितने चुनने हैं? 6। 8C6 खत्म। पर क्या होता है वो आया कैसे, तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है आपको, इसलिए फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 अपॉन 2। ठीक है? अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू। ये आया है। लिमिट्स पढ़े हो लाला? चलो तुम्हारे लिए आसान कर दूं इसको। LH रूल पढ़े हो लाला? भैया सुनना, मैथ्स के टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है? मैथ्स में टोटल, सॉरी मैथ्स बोल रहा हूं, लिमिट में टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है? 7। कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। 4 एल्जेब्रिक और 3 एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना? तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने सुना होगा 1 की पावर इंफिनिटी वाला, मतलब बेस 1 को अप्रोच कर रहा है और पावर किसको अप्रोच कर रही है? इंफिनिटी को। ठीक? बहुत ध्यान से देखना है। क्लियर? तो जैसे कि मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू a है मान लीजिए, और ये fx है और ये क्या है? gx। तो जब आप सुनना मेरे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देख लो। कॉपी वॉपी बाद में करना, क्वेश्चन बाद में देख लेना, पहले सुनो। जब भी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म आए
पहले तो ये चेक करते आना चाहिए कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। पर ये जान लो कि जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आए तो सॉल्व कैसे करना है। क्या बोला मैंने? सॉल्व कैसे करना है। तो ये ऐसा दिया हुआ है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि fx क्या होगा, fx की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी? 1 को। और gx की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी बताओ? इन्फिनिटी को। अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो आप कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ई लेना है। ई मतलब एक्सपोनेंट, देखते जाना, उसकी पावर में जाना है, जो थी पावर वही लिखना है, ठीक है। और जो यहां पावर में चढ़ा हुआ था उसको नीचे ले आना है, ठीक। ब्रैकेट लगाना है, fx माइनस 1 लिखना है, दैट्स इट। ये स्टेप ध्यान रखना, ये कब लगाना है? जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बने, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे 2-3 बातें दी गई हैं आपको कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी जा रहा है। आइए देखिएगा पौरुष, कैसे पता करेंगे बेटा? देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मतलब x ये क्या पुटअप करना है तुमको? 1 log e f2 प्लस 1, x की जगह 1 पुटअप करना है बच्चों को, अपॉन f3। ठीक, ये क्या है? 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखिएगा, आप खुद ऑब्जर्व करिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, क्या बन रहा है? 1, और ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है पावर में, ये क्या आ रहा है? 1, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी। समझे, बुझे कि नहीं बुझे? 1 की पावर इन्फिनिटी दिख गया आपको? ओके, आइए अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आइए क्वेश्चन कहेगा अब। y, इसकी वैल्यू y मानी मैंने, e लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां तक समझ में आ गया? लिमिट, ये देखो यहां तक इतना लिखा है मैंने अभी तक। gx क्या है बता? 18 अपॉन x माइनस 1, यही दिया है ना? ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बस, क्योंकि अगर ये सॉल्व हो गया तो सब सॉल्व हो जाएगा, लॉग फॉग सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सॉल्व समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिखा? 18 अपॉन x माइनस 1, ये सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये सब अंदर लॉग सब सॉल्व हो जाएगा। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूं। ये फिर क्या लिखा है? ये gx लिख दिया, फिर क्या लिखा है मैंने? fx, fx मतलब ये, तो f2 प्लस एक्स अपॉन 3, ये क्या लिख दिया मैंने? fx माइनस 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे दिमाग में फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या दिमाग में आ रहा है? लॉग कहां गया? नहीं, लॉग इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? पहले अंदर वाला तो सॉल्व करो। नहीं समझ में आई बात? अंदर वाला सॉल्व करो, अपने आप लॉग सॉल्व हो जाएगा। क्या बन रहा है लॉग के अंदर? क्या बन रहा है? 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, पहले उसको तो सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जैसे ही डिटरमिनेंट फॉर्म आएगा वैल्यू पुटअप कर देंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ गए? आइए अब देखिए, y x अप्रोचेस टू 1, 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया, ये f3 था, सॉरी ये f3 था, तो f2 प्लस एक्स
माइनस F3 अपॉन F3। किसी की वैल्यू पता है क्या आपको? इसमें F3 की वैल्यू मालूम है क्या? 18 के बराबर है। किसके बराबर है? 18। F3 इज इक्वल टू 18। कैंसिल हो गया भाई। Y F2 प्लस एक्स माइनस F3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर तुम लिमिट अभी पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आ रही है बताओ? x की जगह 1 पुटअप करो तो ये F3 माइनस F3 क्या होगा रे? 0। यहां पे क्या आ जाएगा? 0। 0 अपॉन 0 का फॉर्म आया। क्या लगाना चाहिए 0 अपॉन 0 में? LH रूल। याद है LH रूल? न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से। तो भाई मैंने LH रूल अप्लाई किया। लिमिट को सॉल्व करना बेटा, ज्यादा लोड नहीं लेना है बस। तो F डैश 2 प्लस एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, ये खत्म ही हो जाएगा F3, तो ये क्या हो जाएगा? 0, खत्म। अपॉन ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है सर, अभी लिमिट पुटअप करो। अब क्या आ रहा है? F डैश 3। F डैश 3 किसके बराबर है? 18। और यहां पे ये 0 आ जाएगा। अच्छा, F डैश 3 0 के बराबर है, बर्बाद हो गए। अभी भी आ रहा है यार। कौन सा फॉर्म आ रहा है अभी? 0 अपॉन 0। एक बार फिर से LH रूल अप्लाई करो, फिर से अप्लाई सेकेंड टाइम LH रूल। तो क्या होगा मेरे भाई? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 F डबल डैश 2 प्लस एक्स अपॉन 2 तो पहले से था, x का डेरिवेटिव 1, नीचे 2 आ गया। अब लिमिट पुटअप करिए लिमिट। x के 1 पुटअप करिए। F डबल डैश 3 आया। F डबल डैश 3 किसके बराबर है? नहीं दिया। हाँ ये है। क्या दिया है? 4। अपॉन 2, ये 2 आ गया भाई साहब। ई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया वैल्यू? ये y क्या था तुम्हारा? y तुम्हारा ये था अंदर, ये वाला पार्ट। ये किसके बराबर माना था तुमने? y। ये किसके बराबर आ गया? अब सुन मेरे भाई पीयूष, तेरे को जिसमें दिक्कत थी, log y बेस में e मेरे भाई, इसी की वैल्यू चाहिए था तेरे को। बताना अब। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 गुरुजी log e। सर इसकी वैल्यू तो मुझको मालूम है, क्या है सर? y। और सर y की वैल्यू क्या है सर? बताओ ना सर। ई स्क्वायर, 2 आगे ले, लॉग बेस आर्गुमेंट सेम, वैल्यू क्या आ गई? 1। आंसर क्या आ गया इसका? 2। खत्म। जब आप अपने दुश्मन को ना हरा पाए तो क्या करना चाहिए? जब आप अपने दुश्मन को ना हरा पाए तो उसके जो करीबी दोस्त है उसको दोस्त बना लीजिए। जब आप दुश्मन को नहीं हरा पा रहे हैं तो क्या करें? ये जिस पे निर्भर है उसको खत्म कर दो। बीजेपी यही करती है, अटैक ऑन दिस। ये लॉग ई किसके दम पे गुंडई दिखा रहा था? इसके दम पे, समझ रहे हो ना? इसको एनकाउंटर कर दिया। यही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म था। और बाद में जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया, खोदा पहाया निकली चुहिया, ये कौन था? ई स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैंने बोर्ड क्लास में शाम को कराया हुआ है क्वेश्चन, इसी साल बोर्ड क्लास में कराया था।
सेम चीज। मतलब अभी तक यहां तक पहुंच गए अपन। हाँ जी, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 मतलब 6 का स्क्वायर, फोकाई, फोकाई ऑफ इलिप्स क्या होता है? फोकाई ऑफ इलिप्स क्या होगा? क्या? फोकस, फोकस एलिप्स का याद है? ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, ये देखो याद नहीं है, कोई बात नहीं। ये फोकस F1 F2, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये ऐसा आता था, ठीक। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोला हूं, ई स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन लोग, निकालो जल्दी से। ई की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस बी फॉर 4, 16 अपॉन 36 है ये। 4 से गया 4 आया, 4 से गया 9 आया। ई स्क्वायर कितना है मेरे भाई? 9 माइनस 4 अपॉन 9। ई स्क्वायर मेरे भाई कितना है? 5 अपॉन 9। ई कितना है बेटा? √5 अपॉन 3। ये सेंट्रिसिटी आ गई किसकी? एलिप्स की। आपको क्या चाहिए? इसेंट्रिसिटी दी गई है आपको किसकी? हाइपरबोला की, 5 है। और जो ये फोकस है ना, ये किसका फोकस है? इलिप्स का भी फोकस है और हाइपरबोला का भी फोकस है। इसका क्या मतलब हुआ? अबे एक ही पॉइंट है वो। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे आ रहे हैं क्या? 2,0। तो 2,0 जो पॉइंट है वो फोकस का काम किसके लिए कर रहा है? इलिप्स के लिए, और साथ ही साथ, समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ, तो कोइंसाइड कर रहा है ना, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। बनाओ जल्दी से, कोइंसाइडिंग पॉइंट है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए और बी तो यहां कंज्यूम हो गए, सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सी डी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ और ले लो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर ले लो, ठीक है। इधर देखना अभी मेरे बच्चों, तुमको मालूम है, क्या मालूम है? क्या मालूम है रे? फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? ए ही तो ले नहीं सकते क्योंकि ए तो कंज्यूम हो गया। ए की जगह कौन बैठा है यहाँ पे? अल्फा। अल्फा इंटू ई। ई की वैल्यू किसके बराबर है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला किसके बराबर है? 5। अल्फा इंटू
5 यानी कि 5 अल्फा। फोकाई ऑफ क्या, एलिप्स, ये क्या दी गई है तुमको, ए। और ये दोनों पॉइंट, हेलो, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, यानी कि अल्फा ई बराबर ये क्या है, हाइपरबोला का ये, इंटू ए इंटू ई। अल्फा की वैल्यू मुझको नहीं पता है, पर ये पता है, अल्फा इंटू 5, और ए का वैल्यू वहां से निकाला ना अपन ने, क्या है 6, और ई क्या है, इसेंट्रिसिटी अभी भी निकाली, √5/3। वाह वाह, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 6/15 √5, ये अल्फा आया। तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि मुझे तो अल्फा स्क्वायर चाहिए ना, मैं कहे परेशान हूं रूट में। अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा है मेरा क्या, कैंसिल करना है इसको, 2, ये क्या है 5, तो 2/5 इंटू √5, ये √5 है, ये भी कैंसिल किया, ये √5 आया, तो अल्फा आया 2/√5, तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा रे, 4/5। और फिर वही बात, सबसे बेहतरीन फॉर्मूला, ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1+b² / a²। हाइपरबोला वाला प्लस लग जाता है हाइपरबोला में, और इलिप्स में माइनस होता है, तो b² निकाल लो मेरे भाई, तो a², या इसको आप b²a² ना करके कहोगे β²/α²। वैल्यू निकाल लीजिए, α² क्या वैल्यू आ रही है α² की, 4/5, ये क्या है, e² किसके बराबर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये α² क्या आएगा, 4/5। बताओ β² कितना आ रहा है बेटा, 20, 20 माइनस 4/5, 20 पंचे 100, 100 माइनस 4, ये β² हो गया, ये α² हो गया। समझ गए बात को। अपन को लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² होता था, अब b की जगह यहां पे कौन है, β², और ये अल्फा, 96/5, और अल्फा कितना आया, 2/√5। आया आंसर, बड़ा भयानक था यार, 96/√5 ये आया, ठीक, और प्रैक्टिस करना भी। ठीक है।